Hello everyone, I'm काजल धामी एंड वेलकम टू माय चैनल पीपल लर्निंग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्लास 10th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड पार्ट डिस्कस करूंगी। इसके पहले मैंने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट अपलोड किया है जिसमें मैंने आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो वो पार्ट भी जरूर देखिए। अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कवर करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है गिवन दैट एचसीएफ आपको इन दोनों नंबर का कितना दे रखा है 9 और आपको इसमें एलसीएम फाइंड आउट करने को बोला है। इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें हमें एचसीएफ देके एलसीएम निकालना या फिर एलसीएम देके एचसीएफ निकालने को बोले, इसके लिए हमें एक फॉर्मूला लर्न होना चाहिए जो कि है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट कहाँ से किया, जो चीज़ हमें गिवन है वो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया एंड देन हमने लगाया यहाँ पे फॉर्मूला। आप जस्ट इनमें वैल्यू पुट करिए, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। जैसे आपको एलसीएम निकालना है, आप एलसीएम को यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। और एचसीएफ कितना दे रखा है 9 दे रखा है, तो एचसीएफ की जगह हमने यहाँ पे लिख दिया 9। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में आपको करना क्या है, ये जो दो नंबर आपको दे रखे थे इन दोनों को प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पे लिख देना है। क्योंकि ये 9 यहाँ पे एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये यहाँ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। आप इसे कैंसिल आउट कीजिए। आप जब इसे कैंसिल आउट करोगे और उन नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 22,338। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एचसीएफ भी पूछा जा सकता था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि अगर 6 की पावर n में ये जो n है अगर ये एक नेचुरल नंबर है तो क्या ये 6 की पावर n ये 0 डिजिट से एंड होगा या नहीं होगा, ये आपको चेक करके बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर ये जो n है वो एक नेचुरल नंबर है यानी कि n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू या 1 हो सकती है या 2 हो सकती है या 3 या 4 और ऐसे n की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमें पैटर्न दे रखा है 6 की पावर n। 6 की पावर n मतलब 6 की पावर हम 1 भी लगा सकते हैं, 6 की पावर हम 2 भी लगा सकते हैं, 6 की पावर 3 लगा सकते हैं, 4 लगा सकते हैं और ऐसे ही हम कोई भी नंबर लगा सकते हैं। तो देखिए अगर ये पैटर्न हम देखें 6 की पावर 1 लगाएंगे तो आंसर आएगा 6, 6 की पावर 2 लगाएंगे तो 6 6 कितना आएगा 36। अगर हम 6 की पावर 3 लगाएंगे तो ये आएगा 216 और अगर 6 की पावर 4 लगाएंगे ये आएगा 1296। यानी कि इस क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि अगर ये पैटर्न आगे चलता जाए तो n की कौन सी वैल्यू में आपका यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है इसमें 0 आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए यहाँ पे आपको थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लेनी होगी। जैसे कि अगर कोई डिजिट 0 से एंड होता है तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि वो 10 का डिविजिबल होगा, और अगर वो 10 का डिविजिबल है तो अगर हम 10 को स्प्लिट करें तो वो 2 और 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए क्योंकि 2 5 से क्या होता है 10। यानी कि ऐसे नंबर जिसके फैक्टर में 2 और 5 आता है यानी कि उनके यूनिट डिजिट में 0 आ सकता है। तो देखिए हमें यहाँ पे ये जो नंबर दे रखा है वो दे रखा है 6 की पावर n। तो हम एक काम करते हैं, इसका जरा प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब ये देखते हैं कि 6 को स्प्लिट करके क्या आएगा। अगर हम 6 को स्प्लिट करेंगे तो यह आएगा 2 इंटू 3। अब देखिए हमें ये देखना था कि ये डिविजिबल होगा 2 या 5 से या फिर 10 से। तो देखिए 2 तो यहाँ पे आ रहा है बट यहाँ पे 5 मिसिंग है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन में हमें 6 की पावर n दे रखा है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 5 नहीं है। देखिए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 2 और 3। तो हम ये कह सकते हैं कि 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। तो आप ये कहेंगे कि यहाँ पे 2 तो आ रहा था, 2 और 5 दोनों साथ में आने चाहिए या फिर 10 आना चाहिए। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है एक्सप्लेन
वाई, ये जो आपको पैटर्न दे रखे हैं, दो पैटर्न आर कंपोजिट नंबर। हमें ये बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। सबसे पहले आप ये समझिए कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके दो या दो से ज्यादा फैक्टर निकलते हैं। तो चलिए इसे वेरीफाई करके देखते हैं कि कंपोजिट नंबर क्यों है। तो देखिए यहाँ पे हमें पहला जो पैटर्न दे रखा है मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। इस पैटर्न में देखते हुए मुझे एक चीज समझ में आई कि इसके दो पार्ट्स हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, एक ये फर्स्ट पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। क्योंकि यहाँ पे एडिशन का साइन है तो देखिए इन दोनों पार्ट में मेरा 13 कॉमन है। तो क्या मैं यहाँ 13 कॉमन निकाल सकती हूँ? अगर मैंने इस वाले पार्ट में से 13 कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 7 और 11। और अगर मैं इस पार्ट में से 13 कॉमन निकाल दूं तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। आपको क्या करना है, 13 आपने कॉमन निकाल दिया, उसको एज इट इज आप उतार लीजिए। अब ब्रैकेट के अंदर जो है इसे आप सॉल्व करिए। 7 11 जा कितना होता है? 7 11 जा होता है 77 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 78। अब आपको इस स्टेप के बाद एक काम करके देखना है। देखिए ये जो 13 है ये सिर्फ अपने टेबल में जाता है, तो 13 को तो आप छोड़िए, बट ये जो 78 है इसको हम फर्दर फैक्टराइज करके देखेंगे। फैक्टराइज किया तो ये पहले 6 के टेबल में गया और यहाँ पे आया 13, और 13 सिर्फ अपने टेबल में जाता है, यानी कि 78 को मैं फर्दर स्प्लिट करके लिख सकती हूँ 13 एंड 6, मतलब 13 इंटू 6। तो यहाँ पे मुझे पता चला ये जो मुझे पैटर्न दे रखा था इसके फैक्टर कितने हैं? इसके दो फैक्टर हैं, एक है आपका 6 और दूसरा है आपका 13। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द गिवन एक्सप्रेशन, यानी कि जो ये क्वेश्चन में हमें एक्सप्रेशन दे रखा है, हैज 6 and 13 एज इट्स फैक्टर। तो ये इसके फैक्टर निकले, क्योंकि दो फैक्टर निकले हैं। मैंने कहा था दो या दो से ज्यादा जब फैक्टर निकलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब देखिए ये हमें सेकेंड एक्सप्रेशन दे रखा था इसी क्वेश्चन में, तो सेम इसी पैटर्न में हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये पहला पार्ट हो गया और ये 5 ये दूसरा पार्ट हो गया। दोनों में ये 5 5 आपका कॉमन है, तो आपने 5 कॉमन निकाल दिया। 5 के अलावा यहाँ क्या बचेगा? 7 6 4 3 2 और 1, क्योंकि हमने 5 तो कॉमन निकाल दिया। और अगर हम इस साइड में से 5 कॉमन निकाल दें तो यहाँ बचेगा 1। आपको क्या करना है, इन सारे नंबर्स को यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1008 प्लस 1। 1008 में आप 1 प्लस करोगे तो 1009 आएगा। क्योंकि ये 5 और ज़्यादा फैक्टराइज नहीं हो सकता है, यानी कि ये सिर्फ अपनी टेबल में आता है, ये हमें पता है। हम क्या करने की कोशिश करेंगे, हम 1009 को एक बार फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। जब आप फैक्टराइज करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये फैक्टराइज होता ही नहीं है, यानी कि ये भी सिर्फ अपनी टेबल में आता है। बट हमें यहाँ पे दो फैक्टर मिल गए। कौन कौन से फैक्टर मिल गए? एक 5, एक आपका 1009। यानी कि ये जो हमें क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दे रखा था इसके हमें दो फैक्टर मिल गए, तो हमें आगे मेहनत करनी भी नहीं है। डायरेक्ट हमें लिख देना है द गिवन एक्सप्रेशन हैज 5 and 109 एज इट फैक्टर, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है इसके ये दो फैक्टर हैं, और दो फैक्टर जब निकल जाते हैं तो हम उसे कह सकते हैं ये कंपोजिट नंबर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक सर्कुलर पाथ है जो कि स्पोर्ट्स फील्ड का है, जिसमें सोनिया और रवि राउंड लगा रहे हैं। सोनिया अपना एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 18 मिनट का टाइम ले रही है, जबकि रवि उसी राउंड को कंप्लीट करने के लिए 12 मिनट का टाइम ले रहा है। और उन्होंने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया था और सेम टाइम पे स्टार्ट किया था, और वो जा भी सेम डायरेक्शन में रहे। अब आपको यहाँ पे आगे बताना है कि कितने मिनट बाद वो फिर से मीट करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट में। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमें कंफ्यूजन होता है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो यहाँ पे हमें बोल रखा है कि सोनिया अपना एक राउंड 18 मिनट में लगा रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सोनिया अपना दूसरा राउंड कितने मिनट में लगाएगी, वो भी 18 मिनट का टाइम लेगी, यानी कि 18 इंटू 2। तो इस तरीके से आप 18 की टेबल सोनिया के लिए रीड करते रहोगे। और ऐसे ही अगर मैं रवि के लिए पूछूं कि रवि एक राउंड कितने मिनट में लगा रहा है, तो वो 12 मिनट में लगा रहा है। तो दो राउंड कितने मिनट में लगाएगा? 12 इंटू 2। और तीन राउंड कितने में लगाएगा? 12 इंटू 3। तो यहाँ पे हमें पता चला कि सोनिया के राउंड को हमें देखने के लिए हम 18 की टेबल पढ़ेंगे और रवि के राउंड को देखने के लिए हम 12 की टेबल पढ़ेंगे। और हमें यहाँ पे पूछ रखा है कि वो मिनिमम टाइम क्या होगा। बेसिकली वो टाइम क्या होगा जब वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे। तो अगर हम इनकी टेबल पढ़ रहे हैं तो वो मिनिमम टाइम हम निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि इन दोनों के मल्टीपल में से कौन सा
लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि एलसीएम। देखिए, जब आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाए कि सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं और दोबारा वो कहाँ पे मीट करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे लीस्ट टाइम उनका फाइंड आउट करना होता है। आपको स्टार्टिंग में यही लिखना है कि सिंस बोथ आर मूविंग इन दी सेम डायरेक्शन, ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और सेम टाइम में इन्होंने स्टार्ट किया था, तो जब वो मीट करेंगे इसके लिए हमें निकालना होगा एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करो, 18 को फैक्टराइज कर दो और 12 को भी यहाँ पे फैक्टराइज कर दो। अब फैक्टराइज करने के बाद एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो यहाँ पे कॉमन आ गया, जैसे यहाँ पे 2 कॉमन है तो 2 को एक बार लिखो, 3 यहाँ पे कॉमन है तो 3 को एक बार लिखो, और जो अनकॉमन नंबर है जैसे यहाँ पे 3 और 2 रह गए, इनको भी आप यहाँ पे नोट डाउन कर दो। लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए जो कॉमन नंबर होते हैं उन्हें एक बार लिखते हैं और जो अनकॉमन नंबर होते हैं उन सबको हम साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तब आपको पता चलेगा 36 मिनट, यानी कि सोनिया और रवि 36 मिनट के बाद फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में मीट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाय बाय, टेक केयर।